साटा ग्राम में आयोजित कृषि से संबंधित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय राव साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, जिले के कलेक्टर श्रीमान कार्तिकेयन जी, पुलिस अधीक्षक श्रीमान बागरी जी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन जी, बाईपी सिंह जी, संजीव शर्मा जी, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामवासी सज्जनों, बहनों और नौजवान भाइयों, आज स्मार्ट कृषि को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां सभी किसान भाइयों को आमंत्रित किया है, इस अपेक्षा के साथ कि जो परंपरागत खेती है उस खेती में हम अपनी लागत को कैसे कम करें, पैदावार कैसे अधिक करें और वाजिब मूल्य मिले ऐसे खेती कैसे करें। इसमें क्या क्या पद्धतियां हो सकती हैं, क्या तकनीक हो सकती है, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए यह कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर संबंधित सभी लोग उपस्थित हैं, वे आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि सामान्यतः हमारा मुरैना जिला और चंबल अंचल ये पूरा का पूरा कृषि आधारित है। जमीन भी अच्छी है, कमोबेश पानी की भी उपलब्धता है, किसान भी मेहनती है। ये सब होने के बाद कृषि के क्षेत्र में हमारी प्रगति भी देश में बहुत अच्छी होनी चाहिए। भारत सरकार लगातार इस दिशा में राज्य सरकार के साथ, विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में है। कृषि विज्ञान केंद्र भी लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं किसानों के साथ मिलकर कि हमारी खेती आगे बढ़े। खेती के क्षेत्र में आज एक संकट और है कि जो नई पीढ़ी है वह नई पीढ़ी खेती की ओर आकर्षित नहीं हो रही। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि खेती के बिना आगे काम चल नहीं सकता है। अगर खेती करने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो व्यक्ति के पास पैसा तो होगा, लेकिन खरीदने के लिए अनाज नहीं होगा। खाद्यान्न, सब्जियां, फल
यह सब तो तभी उपलब्ध होंगे जब कोई ना कोई किसानी करने वाला हो। इसलिए इस किसानी में नई पीढ़ी भी आगे बढ़े, नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आकर्षित हो। इसके लिए जरूरी है कि खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़े, खेती में लाभ बढ़े, खेती में महंगी फसलें बढ़े, जो हमारी फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़े। गुणवत्ता अच्छी होगी, फसल महंगी होगी तो उसका प्रोसेस किया जा सकेगा, प्रोसेस होगा तो किसान को दाम अच्छा मिलेगा। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो गांव में भी रुकेंगे, खेती की तरफ भी आकर्षित होंगे और टेक्नोलॉजी का काम करते हुए वो अपने गांव में भी रोजगार प्राप्त कर सकने में सफल होंगे। इसलिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि को स्मार्ट कृषि कैसे बनाएं, कृषि में उत्पादन भी बढ़े, उत्पादकता भी बढ़े, जिन्स की गुणवत्ता भी बढ़े। जहां जहां फसल के विविधीकरण की आवश्यकता है वहां विविधीकरण हो, जहां फसल बदलने की जरूरत है वहां फसल बदलने की कोशिश की जाए, जहां फलोद्यान हो सकते हैं वहां फलों की खेती की जाए, जहां सब्जियां हो सकती हैं वहां सब्जियां भी की जाए, जिससे किसान को कम लागत में अधिक फायदा मिल सके। इस दृष्टि से भारत सरकार ने छोटे किसानों को एकजुट करने के लिए कृषि उत्पाद संगठन ये बनाने की योजना प्रारंभ की है। हम सब जानते हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, दिनों दिन लोगों के पास रकबा घटता जा रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं जमीन बढ़ जाती है। अब देश में 100 में से 86 किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 बीघा और 10 बीघा के बीच में धरती है, या तो 5 से कम है या 6-8 है। 100 में से 86 किसान ऐसे हैं। अब 5-7 बीघा खेती में आदमी क्या तो पैसा लगाए और दूसरा कोई आदमी भी नहीं आता कि भाई छोटा किसान है क्या करेंगे इस पर इन्वेस्टमेंट करके अपन। कोई बड़ा किसान है 500 बीघा का, तो उससे तो आदमी एक बार कांटेक्ट कर सकता है कि चलो भाई 500 बीघा में तुम सरसों करो, मैं ही तुम्हारी सरसों खरीदूंगा, या 500 बीघा में सब्जी की खेती करो, मैं ही तुम्हारी सब्जी खरीदूंगा। लेकिन 5-10 बीघा वाले के पास कोई नहीं आता। और असली में 5-10 बीघा का जो किसान है वो ही अपनी खेती कर रहा है। जितने बड़े किसान है वो तो शहर में रह रहे हैं और बटाई पे करा रहे हैं। तो खेती में वर्तमान परिस्थिति में क्या नुकसान हो रहा है जमीन का, इसका अंदाज भी किसान को नहीं है। ऐसे किसानों में से मैं भी हूं, मैं अपने को अलग नहीं करता हूं। लेकिन जो किसान स्वयं खेती करता है उसको जमीन अगर बिगड़ती है तो दर्द भी होता है, क्योंकि जमीन ही उसकी रोजी रोटी है और जमीन से ही चिपक के वो अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि अगर 5-5 बीघा के 300 किसान इकट्ठे हो जाएं और एक संगठन बना ले तो ये संगठन कोऑपरेटिव में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, कंपनी में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। और इस 300 किसानों के संगठनों को भारत सरकार देश भर में
6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मतलब एक कृषि उत्पाद संगठन पर लगभग 5 साल में 28 लाख रुपया खर्च करेंगे हम। यह 28 लाख रुपया काय के लिए खर्च होगा? यह एफपीओ बनाने के लिए खर्च होगा। फिर बुआई से पहले सॉइल हेल्थ टेस्ट कराओ, मट्टी की जांच। अब इस मामले में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको मालूम है, आज अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर लिख देता है खून की जांच करा लो। बोलता है कि नहीं बोलता? तो हम लोग जांच करा के जाते हैं, जांच देख के वो दवाई लिख देता है, तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जांच नहीं होती है, वैसे ही दवाई लेते रहो तो एक आध हफ्ता वैसे ही चला जाता है, हमारे समझ में ही नहीं आता। ऐसे ही मिट्टी का भी परीक्षण ये समय समय पर कराना जरूरी है। हमारी मिट्टी की क्या स्थिति बन गई है, तो आप जांच कराओगे तो ध्यान में आएगा कौन सी चीज कम है। तो जो चीज कम है वही डालो ना, लेकिन जो कम है हम वो डाल नहीं रहे, जो पर्याप्त मात्रा में वही डाले जा रहे हैं, तो पैसा भी खर्च हो रहा है और फसल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए पहली शुरुआत मिट्टी के परीक्षण से शुरू, फिर बुआई कैसे करना, बीज कौन सी किस्म का बोना जिससे उत्पादकता अच्छी हो, पूरे देश में कौन सा बीज अच्छा चल रहा है वही बीज लाना, फिर एक ही प्रकार की सिंचाई करना, एक ही प्रकार का खाद डालना, एक ही मात्रा में खाद डालना। तो जब एक ही प्रकार से 300 किसान मिलके खेती करेंगे तो जो उनकी उपज होगी वो भी एक ही क्वालिटी की होगी क्या नहीं होगी? और जब 300 किसान की 5-5 बीघा धरती मिलके कितनी हो जाएगी? 1500 बीघा हो जाएगी। तो हम एक संगठन को मिला के जब काम करते हैं तो कितने बीघा के काश्तकार हो गए? 1500 बीघा का। तो 1500 बीघा के लिए कोई भी चीज आप खरीदोगे तो आपको थोक के भाव में मिलेगा। अभी पेस्टिसाइड खरीदने जाते हैं तो जो भाव दुकानदार बताता है वही लेके आना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास 1500 बीघा धरती है तो हम कहेंगे भैया हमको तो थोक के भाव दो या इस पर 2 रुपये प्रॉफिट लो। वो भी हमको 2 रुपये प्रॉफिट में इसलिए देगा कि ये 1500 बीघा का काश्तकार है। तो जब आदान सस्ता मिलेगा तो लागत कम होगी कि नहीं होगी बताओ? सिंचाई की दृष्टि से हमारा काम 2 घंटे की सिंचाई में भी चल सकता है, लेकिन हम 8 घंटा सिंचाई करते हैं। सॉइल टेस्ट कराएंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि कितनी सिंचाई की जरूरत है। अगर 6 घंटा की जगह 3 घंटा मोटर चलेगी तो बिजली का बिल कम आएगा कि नहीं आएगा? पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? खाद, बीज, पेस्टिसाइड सब चीजें थोक के भाव में मिलेंगी तो आपकी लागत कम होगी कि नहीं होगी? दूसरा, 300 लोगों का 1500 बीघा का जो रकबा है, जब एक ही प्रकार का माल उसमें पैदा होगा तो आप किसी भी बाजार में ऑनलाइन आप अपने एफपीओ का परिचय करा सकते कि भाई हम 300 लोग हैं, हमारे संगठन का नाम ये है, 1500 बीघा में हमने ये बीज डाला, इन मानकों के आधार पर खेती की है, जो लेवाल अच्छी कीमत देगा हम उसे देंगे। तो 1500 बीघा का जो उत्पादन है अगर आपके पास रखा होगा तो आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1500 बीघा का लेवाल आपके गांव में आएगा और थोड़ी में हाथ डालेगा और आपकी मनचाही कीमत देकर जाएगा। दूसरा, हम इसके माध्यम से ये भी कर सकते हैं कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं वही उत्पादन हम आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई हमको वाजिब दाम मिले तो तुम भी ऐसा करो।
इस एफपीओ के माध्यम से, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम सरसों के काश्तकार हैं और आपका एफपीओ, आपने अच्छी सरसों पैदा की, उत्पादकता अच्छी हुई, हाइब्रिड बीज डाला, दूसरे साल आपने और किसानों को तैयार किया, तो आप एफपीओ के माध्यम से गांव में ही एक तेल मिल डाल सकते हो। तो किसी को सरसों देना ही नहीं, हमारे तेल मिल में ही पिरेगी। तो तेल तो महंगा जाएगा कि नहीं जाएगा? सरसों के तेल में अब मोदी जी ने मिलावट बंद कर दी है, इसीलिए सरसों का भाव तगड़ा है, तेल भी महंगा है। तो जब आप प्रोसेस करके बेचोगे तो निश्चित रूप से आपको दाम और ज्यादा मिलेगा। मतलब सरसों की कीमत तो मिलेगी जैसे आज बाजार का भाव है, तो आज अगर आपने अपनी सरसों मिल में दी तो वो तो भाव मिलेगा ही आपको। उसके बाद आपने पिराई करी, फिर पैकेजिंग करी, फिर लेबलिंग करी, बाजार में जाके 1 किलो तेल जितने का बिचा उसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी 300 लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा? ऐसे एफपीओ अगर प्रोसेसिंग यूनिट अपने यहां लगाएंगे तो 2 करोड़ रुपए तक का लोन उनको मिल सकता है, जिसकी गारंटी नाबार्ड देगा। आपको जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है और 3% ब्याज पर छूट मिलेगी। वैसे ब्याज आमतौर पर 9% होता है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बैंक्स को कहा है कि भाई जिस भाव पे आपको पैसा मिलता है उससे 1 रुपया आप ज्यादा ले लो, 1% ज्यादा ले लो, इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो कुल मिला के 7% बनता है, 6% पे उनको मिलता है, तो 7% उनका बनता है। अब 7% पे 3% अगर भारत सरकार ने अपने खाते से आपके ब्याज भर दिया तो आपको 4% ही लगा। अब 4% के ब्याज में अगर गांव में कारखाना खुल गया तो गांव की तरक्की होगी कि नहीं होगी बताओ? एफपीओ बनाओगे, एक पढ़ा लिखा लड़का सीओ बनाना पड़ेगा, उसको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी। आप एफपीओ बनाओगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे तो गांव में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, गांव में व्यापार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब चीजों में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब आप कारखाना लगाओगे और इस दिशा में जाओगे तो पढ़े लिखे बच्चे भी सोचेंगे कि यार घर बैठे गांव में रह के अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और अगर यहीं अपन को इतना पैसा मिल रहा है तो अपन काय को जबरदस्ती शहर में जाके रहो। तो ऐसे करके सरकार कोशिश कर रही है कि किसान आने वाले कल में लाभ की खेती की ओर जाए। अब सामान्य तौर पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए आग्रह किया जाता है। अब आपको मालूम है कि हमारे पास पानी की कमी है। आज तो ट्यूबवेल चलता है, लेकिन हमको अंदाज नहीं है जमीन में कितने दिन का पानी है। लेकिन रोज रोज पानी निकालते जाओगे तो एक दिन तो गड़बड़ होने ही वाली है। पेड़ लोगों ने काट लिए तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरस नहीं रहा और जब जरूरत नहीं है तब बाढ़ आ रही है। तो फसल भी नुकसान हो रही है, मकान भी गिर रहा है और नुकसान पर नुकसान। तो जो नुकसान हो जाता है सरकार कितनी भी भरपाई करे लेकिन उतनी भरपाई थोड़ी हो पाती है। इसलिए मौसम का परिवर्तन पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसा मान के चलो, हिंदी की भाषा में, मैं घर की भाषा में आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर लोग बोलते हैं ना अपन कलयुग में हैं। तो कलयुग का चरम कब आएगा? कलयुग का चरम तब आएगा जब प्रकृति पूरी तरह आपके प्रतिकूल हो जाए। कलयुग का चरम तब आएगा जब हमारे आपके व्यवहार के कारण
सूरज का ताप इतना हो जाएगा कि घर में से आप हाथ बाहर निकालोगे तो जलने लगे। पानी की जरूरत होगी तो आपको पाउच में भी पानी उपलब्ध नहीं होगा। ये कलयुग का चरम है। बाकी ये अन्याय अत्याचार ये तो सब चलते रहेगा। प्रकृति का असंतुलन जब चरम पर पहुंचेगा, यही कलयुग का चरम है। और ऐसी परिस्थितियां ध्यान में आने लगी, इसलिए हम लोगों की ये जरूरत है कि खेती अच्छी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेड़ पर पेड़ भी लगे रहें। क्योंकि पेड़ अब अपनी तरफ तो ऐसी हो गई, जहां अच्छी खेती है तो मेड़ पे ही पेड़ नहीं छोड़ा, कूड़ कूड़ जोत लिया है। पहले जाते थे गांव में तो खजूर बबूरा के 2-4 पेड़ खड़े रहते थे, 2-4 आम के खड़े रहते, 2-4 नीम के खड़े रहते थे, तो बड़े पेड़ को कोई काटता नहीं था। अब उन्होंने सोची 10 फुट जगह गिरी हुई है, काहे को झंझट न करो, काटो पीटो और जोतो, तो अपन ने पूरा खेत जोत लिया। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अगर खेत में 10-20 पेड़ लगे तो पेड़ जब छोटा होता है ना, तो हमको पानी देने की जरूरत पड़ती है, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बरसात के समय वो इतना पानी एब्जॉर्ब अपने भीतर कर लेता है कि जब धरती को जरूरत पड़ती है तो वो अंदर से पानी धरती को देता है। और धरती को सादे रखने में और धरती में जो जीव जंतु उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उन जीव जंतुओं को पैदा करने में, हानिकारक जंतुओं को मारने में भी पेड़ का योगदान रहता है। तो आज की जरूरत है कि हम अधिकाधिक पेड़ लगाएं, गांव में भी लगाएं, खेत पर भी लगाएं, और पानी जितना बचा सकते हैं वो उतना बचाएं। इसके लिए स्प्रिंकलर की सिंचाई है, ड्रिप योजनाएं, बूंद बूंद करके भी हम सिंचाई कर सकते हैं। इन सूक्ष्म सिंचाई के लिए भारत सरकार बहुतायत सब्सिडी देती है। पानी किसी के पास बहुत है तो हम पूरे खेत में लबालब भर के पानी देंगे, ये समझदारी नहीं। इससे खेती में उत्पादन भी नहीं बढ़ता। खेती में आवश्यकता के अनुरूप खाद डालो, आवश्यकता के अनुरूप बीज डालो, आवश्यकता के अनुरूप पेस्टिसाइड डालो, और जितने पानी की जरूरत है अगर उतने ही पानी डालोगे तो आपकी उत्पादन सबाया होगा। और पानी ज्यादा डालोगे तो उत्पादन कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पानी की बर्बादी तो हो ही जाती है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। जैसे अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, कुछ अखबारों में देखा होगा, ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार ने अभी जारी की है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी अपने नियम कानून उसके लिए बना दिए। अब ड्रोन जैसे है, अभी ड्रोन फोटो खींचने के लिए उपयोग में आता ना, शादी ब्याह में उड़ता रहता है जब रात में अपन जाते हैं, तो ऐसे ही ड्रोन जो है वो बुआई के लिए भी उपयोग हो सकता है, ड्रोन पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए भी हो सकता है, फर्टिलाइजर छिड़कने के लिए भी हो सकता है। जितने प्रकार के पेस्टिसाइड हैं, वो पेस्टिसाइड मनुष्य के जीवन के लिए तो हानिकारक होते ही है ना। जब हम हाथ से छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से उसकी बदबू हमारे नाक में भी जाती है। कभी कभी हाथ में लग गया और फिर अपन ने ऐसे नाक पे फेर लिया तो भी दिक्कत होती है। और दूसरा, हम हाथ से छिड़कते हैं तो एक साथ नहीं छिड़का जाता, कभी ज्यादा दब गया तो यहां ज्यादा हो गया, यहां कम हो गया। लेकिन अगर ड्रोन से हम छिड़काव करेंगे तो सब जगह एक साथ छिड़काव होगा। और ड्रोन में इंसान नहीं है, यहां बटन रख के बैठ जाओ और ऐसे पूरा 15 बीघा का खेत में आप पेस्टिसाइड छिड़क जाओ, खाद छिड़क जाओ। ये कम पैसे में अधिक अच्छा साधन टेक्नोलॉजी के माध्यम से खड़ा हुआ है। इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे अगर उन्होंने इंटर किया है, वो लोग भी इसका काम सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर का किसी ने
कोर्स किया है, वो बच्चे आए तो वो भी काम सीख सकते हैं। 10, 20, 50 गांवों के बीच में अगर एक आध लड़का है और उसने ड्रोन खरीद लिया, तो अब सबके जहां पेस्टिसाइड का वो काम करे तो उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिन में 3-3, 4-4 पाली करे तो 3-3, 4-4 लड़के लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा घर बैठे मिल जाएगा। और ड्रोन कोई आदमी अगर खरीदेगा तो इंटर वाला बच्चा खरीदेगा तो उसको हम 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार से देंगे। और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट व्यक्ति अगर कोई खरीदेगा लड़का तो उसको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संस्थानों को ट्रेनिंग कराने के लिए हम लोगों ने 100% सब्सिडी की नीति बनाई है। इससे गांव-गांव में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। सब्जी की, फलों की खेती के लिए अभी नूराबाद पर अपना देश और इजराइल दोनों ने मिलकर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया है, उस पर काम शुरू हो गया है। हमारे लोगों को भी उस सेंटर में जाना चाहिए, वहां की ट्रेनिंग में भी भाग लेना चाहिए। वहां से हम ट्रेनिंग करके अगर अपने यहां सब्जी की खेती करेंगे तो गेहूं से, सरसों से ज्यादा सब्जी की खेती में कमाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से खेती के क्षेत्र में और नए नए आयाम जोड़ने के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा बीज आए, जहां पानी है पानी के लिए बीज आए, जहां वर्षा आधारित खेती है वहां वर्षा आधारित खेती के लिए बीज आए, और बीज ऐसा हो कि जिसमें किसान की लागत भी कम हो और किसान को उत्पादन भी ज्यादा मिले। इसके लिए पूरे देश भर में कृषि वैज्ञानिक सवेरे से शाम तक चश्मा लगा के पूरा अनुसंधान कर रहे हैं और नई नई किस्में पैदा करके हिंदुस्तान के किसानों को दे रहे हैं। पिछले बार आप सबने देखा होगा हाइब्रिड सरसों का बीज कुछ लोगों को मिला होगा, उसमें फसल कुछ इस बार अच्छी दिखी होगी। तो ये इसीलिए सरकार करती है कि किसान को फायदा हो, क्योंकि आज खाद्यान्न की दृष्टि से देखें या बाकी कृषि उत्पाद की दृष्टि से देखें तो हम संतोषजनक स्थिति में हैं। खाद्यान्न हमारे पास सरप्लस रखने की जगह नहीं है। बाकी जितने भी कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे दूध हो, सब में भारत या तो दुनिया में पहले नंबर पर है या भारत में दूसरे नंबर पर। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ें कि हमारे उत्पादन की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो। वो गुणवत्ता तब अच्छी होगी जब हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। गुणवत्ता तब अच्छी होगी जब हम एफपीओ के माध्यम से खेती करना शुरू करेंगे। कोई बताने वाला तो रहे ना कि भाई ये गड़बड़ है, तो आदमी गड़बड़ सुधार ले। तो इसलिए अगर हमारे उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होगी तो दुनिया का जो विश्व का बाजार है उसमें हमारे किसान के माल को अच्छे दाम पर खरीदा जाएगा, और जब अच्छे दाम पर खरीदा जाएगा तो उसका फायदा हमारे किसान को ही मिलेगा और बीच में जितने लोग रहेंगे उन सबको मिलेगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान और अधिक होगा। इसलिए भारत सरकार लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील है। मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जगह जगह काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसान इस काम में जुटे और अपने जिले का नाम रोशन करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे संजीव ने और राव साहब ने दोनों ने कल कहा था, मैं चूंकि आज
किसी दूसरे काम में व्यस्त था, तो मैंने इनको आग्रह किया कि आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं जरूर चलता। तो मैं वर्चुअली जुड़ के आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि साटा में कार्यक्रम है, और साटा में राम आधार शर्मा हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी और किसान संघ के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। किसानों के लिए लड़ने की जरूरत पड़ती थी तो हमारे दोस्त होने के बाद भी हमसे सर्किट हाउस पर लड़ जाते थे, नहीं भाई साहब ये तो करना ही पड़ेगा, किसान मारा जा रहा है। उनका कम आयु में निधन हो गया। सब लोगों ने मिलकर उनकी प्रतिमा की स्थापना की, और जब स्थापना का अवसर था तो मेरी बहुत इच्छा थी मैं उपस्थित रहूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या कार्यक्रम था, उसके कारण मैं इस इलाके में आ नहीं पाया। तो बाद में मुझे लगा कि साटा में कार्यक्रम है तो अपन को प्रत्यक्ष ही चलना चाहिए, इसलिए राम आधार की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाएंगे और किसानों के भी दर्शन करेंगे। इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से आप सबके मध्य उपस्थित हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।